So we are moving towards the one of the important topic of first unit, which is Coulomb's law. So Coulomb's law states that whenever you have two bodies, either of two electric charges, static electric charges, and it is a point charge, they are separated by some distance. So depending upon their nature, there exists a force between them. That force is said to be the electrostatic force, or you can say the Coulombian force. Means जब भी आपके पास में दो bodies होंगी, if these bodies are, it is compulsorily that these bodies are of opposite nature or same nature, but they are static and of point charges. जब भी आपके पास में दो चार्जेस होंगे, चाहे वो सेम नेचर के हो या अपोजिट नेचर के हो, उस पर उनके बीच में उनके लाइन टू लाइन ज्वाइन होते हुए एक फोर्स एक्ट होगा, एंड दैट फोर्स इज सेड टू बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और द कोलंबियन फोर्स. जैसे भी यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, सो इन दोनों के बीच में फोर्स एक्सर्ट होगा. दैट फोर्स इज सेड टू बी द कोलंबियन फोर्स. एंड सपोज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज Q1 and the magnitude of this charge is Q2, and the distance, separation distance between these bodies center to center is R. So according to Coulomb's, the force acting between these two charges is directly proportional to product of magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges. तो Coulomb's के अकॉर्डिंग जब भी कोई दो चार्जेस जो कि स्टेबल है, रेस्ट पे है, तो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट होगा. वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके दोनों मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के. ये हमें किसने बताया? कुलम्स ने बताया. सो उनके बीच में जो फोर्स एक्ट होता है वो रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है और अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है, बट ये डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा चार्जेस के नेचर पे. तो यहाँ पे चार्ज आपको ये भी प्लस दिख रहा है और ये भी चार्ज प्लस दिख रहा है. इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स मस्ट बी ऑफ रिपल्सिव नेचर. ये फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा और इस फोर्स को हम कहेंगे कोलंबियन फोर्स, और यू कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट देम. अब यहाँ पे जब आप एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं बेटा, तो एक कांस्टेंट आता है, एंड दैट कांस्टेंट हैव सम वैल्यूज. ये जो k आपको दिख रहा है, दिस इज द कांस्टेंट. इसकी वैल्यू जो होती है ये डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट पे. आइदर इट इज इन एसआई सिस्टम में उसकी वैल्यू कुछ और होगी, मीडियम्स पे उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, और सीजीएस सिस्टम में उसकी वैल्यू कुछ और होगी. सो वी कैन सी दैट. एंड नेक्स्ट, सो हियर इज द डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ. आप देख सकते हैं एक आपके पास में प्लस चार्ज है और एक आपके पास में नेगेटिव चार्ज है. अब जब यहाँ पे दोनों अपोजिट नेचर के चार्जेस रखे हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो इनके बीच में अब जो कोलंबियन फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं. एंड वी हैव स्टडीड अपोजिट चार्जेस आर ऑफ अट्रैक्ट ईच अदर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज आर R. सो एज वी हैव स्टडीड अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, उनके बीच में लगने वाला जो कि अभी अट्रैक्टिव फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के. तो यहाँ पे फर्स्ट का मैग्नीट्यूड है Q1, नेक्स्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2, तो आपने उनके प्रोडक्ट को ले लिया मल्टीप्लीकेशन में और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया उसके फोर्स. एंड जो फोर्स उनके बीच में लग रहा है दैट इज द सेम कोलंबियन फोर्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच में लगने वाला जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के. सो वी कैन, यू हैव रिटन देयर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R square. When you are combining these two equations, first and second, you are getting this, or after combining, and if you are removing this proportionality sign, तो आपको एक constant मिलेगा which is k, and this value of k depends on system of units. तो आपने पढ़ा है मेन हमारे पास में सिस्टम ऑफ यूनिट जो हम प्रेफरेंस में लेते हैं वो है एसआई सिस्टम, एंड वी कैन ऑल्सो सी अबाउट सीजीएस सिस्टम ऑल्सो, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम विच वी आर ऑलवेज फॉलोइंग. तो यहाँ पे जो ये k है, इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द वैल्यू ऑफ k. एंड जब आप इस k की वैल्यू को यहाँ प्लेस करते हैं सेम थर्ड इक्वेशन में, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यू जस्ट हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ k हियर इन थर्ड इक्वेशन. बाकी रिमेनिंग पूरा सेम है, Q1 Q2 upon R square, and the unit of force is Newton. But there is a different word here. You can see a symbol here, epsilon naught. Epsilon naught क्या होता है? Epsilon naught is called permittivity of free space. तो बेटा एसआई सिस्टम में भी हमारे पास दो चीजें हैं. एक, जब आपने उसको फ्री स्पेस में रखा है तो यहाँ हमने दोनों चार्जेस के बीच में अज्यूम करिए कि मीडियम कौन सा है? फ्री स्पेस. फ्री स्पेस मतलब या तो उन दोनों के बीच में एयर है या तो उनके बीच में वैक्यूम है. सो अगर उनके बीच में एयर है या वैक्यूम है तो आप k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेंगे और आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी फोर्स के लिए. And what is epsilon naught? Epsilon naught is a constant whose value is 8.854 into 10 to the power minus 12 coulomb square per Newton meter square. This is the unit and this is the value. Basically, it is a constant, but it is a dimensional constant.
as you have seen this in air or vacuum you have seen. अब उसी एसआई सिस्टम में अगर आपने कोई दूसरा मीडियम लेके रखा है, कोई भी अलग मीडियम होगा बट एयर नहीं होगा और वैक्यूम नहीं होगा इन द सेम एसआई सिस्टम, तब आप क्या करेंगे? तब आप बस के की जगह में जो आपने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां पे एक एप्सिलॉन आर ले लेंगे एंड एप्सिलॉन आर इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी। इसको आप क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। आपने देखो सेम थर्ड इक्वेशन में के की जगह में ये वैल्यू रख दिया एंड द रिमेनिंग इज सेम। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे जो आपके पास में एप्सिलॉन आर आया है, इन एनी अदर मीडियम में जब हम डील करते हैं तो हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी हम सिर्फ एप्सिलॉन आर बोल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कैपिटल के भी यूज किया गया है इन सम बुक्स, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एप्सिलॉन आर और के दे आर इंटरचेंजेबली यूज्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स, दे आर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उनकी वैल्यू अलग अलग होती है डिपेंडिंग कि आप कौन सा मीडियम ले रहे हैं। अगर आपने एयर दिया है तो इसी एप्सिलॉन आर या के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बट के मींस दिस वन नॉट के, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, आइदर एप्सिलॉन आर एंड दिस के, ये हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स मतलब इंसुलेटिंग मीडियम्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हम कहते हैं। एंड द होल थिंग, पूरा जो के है आपके पास, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और अगर नीचे लिखा है मींस इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड अगर सीजीएस सिस्टम की हम बात करें तो जो आपने यहाँ पे अभी इक्वेशंस देखी थी, इसमें ये जो k होता है ये 1 हो जाता है, तो सिंपली आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? F इक्वल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और आपको पता है सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है? डाइन, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या प्लेस कर सकते हैं? डाइन।